स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे लीगल राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स के बारे में, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार आर्टिकल 21 हमें देता है, जिसके तहत जीने का अधिकार शामिल है। और जीना सिर्फ सांस लेना या एनिमल लाइफ जीना नहीं, बल्कि एक डिग्निटीफुल लाइफ को जीना है। इसके अलावा आर्टिकल 14 देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की समानता का अधिकार। और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 19(1)(g) हमें देता है राइट टू चूज योर प्रोफेशन, बिजनेस या ऑक्यूपेशन, यानी अपनी पसंद का व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार। साथियों, इन 3 मौलिक अधिकारों की बात हम शुरुआत में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर ही बेस है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए हाल ही में अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बारे में आज की जानकारी में हम डिस्कस करेंगे। और साथियों, सेक्स वर्कर्स या प्रोस्टिट्यूट्स की बात करें तो इनको लेकर समाज के मन में जो धारणाएं हैं वो तो हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी जो महिलाएं हैं जो इस काम में लगी हुई है, उनको समाज किस नजर से देखता है। इवन पुलिस वाले भी इनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ऐसे में जो ये वर्ग है, उनको सामाजिक और कानूनन दोनों प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। और इसी समस्या को लेकर हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 की पावर का यूज करते हुए इस संदर्भ में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेक्स वर्क को भी बाकी प्रोफेशन की तरह डॉक्टर, एडवोकेट, सीए आदि की तरह एक पेशा माना है। और इसके लिए सरकार, पुलिस या प्रशासन को गाइडलाइंस जारी की है। तो साथियों, इस जरूरी गाइडलाइंस को समझने से पहले समझ लेते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क क्या होता है और क्या इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अलावा कोई अन्य कानून है या नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की। सिंपल भाषा में समझे तो जब भी कोई महिला या पुरुष पैसों के लिए या पैसों के बदले किसी वस्तु के लिए सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसे प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है। और जो व्यक्ति की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूट। और इसके अलावा हम समझते हैं ब्रोदल को। ब्रोदल की बात करें तो इन्हें कहा जाता है वैश्यालय। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर इस प्रकार की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो प्रोवाइड की जाती है, और ऐसी जगह को कहा जाता है वैश्यालय। आपने इन्हें रेड लाइट एरियाज के नाम से भी जाना होगा। तो साथियों, अब आप प्रोस्टिट्यूशन और ब्रोदल को तो समझ ही चुके होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लीगल स्टेटस की। अगर भारत या कई अन्य देशों की बात करें तो इसके संदर्भ में हर देश की अलग अलग राय है। कई देश इसे कम्प्लीटली इलीगल मानते हैं, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से बैन है। तो कई स्टेट, जो कई देश है, वो इसे लीगल स्टेटस देते हैं। इवन वहाँ की गवर्नमेंट ही खुद इसे चलाती है, इसके लिए लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन भारत या भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पर कोई क्लियर एस्पेक्ट इस संदर्भ में नहीं है। भारत की बात करें तो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के कुछ पहलुओं को तो लीगल माना गया है, लेकिन बाकी पहलुओं को इलीगल मानते हुए कानून में उसके लिए दंड का प्रावधान भी दिया गया है। यानी भारत में इसको लेकर एक मिक्स बैग हमें दिखाई देता है। तो साथियों, इस कंफ्यूजन के कारण जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है, क्या भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, यानी भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल माना गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून भारत में नहीं दिखता है जो इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बनाता हो। इवन माननीय कोर्ट्स ने भी समय समय पर इसके फेवर में ही अपने पॉजिटिव डिसीजन दिए हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हैं। राइट टू प्रोफेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इससे जुड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इस संदर्भ में जो डिसीजन कोर्ट्स के आए हैं समय समय पर, वो इसको लेकर पॉजिटिव ही रहे हैं। जैसे साल 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन के दौरान ये क्लियर किया था कि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो प्रोस्टिट्यूशन को खुद में इलीगल बताता हो और इसके लिए सजा निर्धारित करता हो। हाँ, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूशन के प्रावधान है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो इलीगल मानी गई है, उनके लिए दंड जरूर निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब हुआ प्रोस्टिट्यूशन खुद में इलीगल नहीं है। यानी अगर कोई महिला अपनी सहमति से, जो मेजर है वो अपनी सहमति से अगर देह व्यापार में लगी है तो ऐसे में इसे अपराध नहीं माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें देह व्यापार में धकेलता है
तो उस व्यक्ति को अपराधी जरूर ठहराया गया है। यानी वेश्यावृत्ति से जुड़ी जो अन्य एक्टिविटीज है वो इसे इलीगल बनाती है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ITPA के तहत, जिसके महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उन्हें हम अभी समझेंगे। ITPA की धारा 3 इसकी बात करें तो जो लोग वेश्यालयों को चलाते हैं, चाहे अपने घर, दुकान, होटल आदि में, उनके लिए, उन लोगों के लिए 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता दोबारा पकड़ा जाता है तो उसे होती है 2 साल से लेकर 5 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 4 को यहाँ समझें तो वो कहता है कि जो लोग दूसरों को देह व्यापार में के धंधे में धकेल कर खुद उनकी कमाई पर जीते हैं, चाहे परिवार वाले ही क्यों ना हो, उनके लिए 2 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों के ही दंड का प्रावधान दिया गया है। दलालों की बात करें, जो मीडिएटर होते हैं, मिडलमैन, उनके लिए धारा 5 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, रूरल या ट्राइबल एरियाज में से जो बड़े शहर है उनमें जाकर या कैसे भी उनको खरीदता है, बेचता है, तो ऐसे में उनके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट बताई गई है 3 साल से लेकर 7 साल तक की जुर्माना या जुर्माने दोनों के साथ। अगली धाराओं की बात करें, धारा 7, ये प्रोस्टिट्यूट्स जो महिलाएं होती है जो इस काम में लगी है उनके लिए दंड निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस जैसे हॉस्टल, रिलीजियस प्लेस, एजुकेशन प्लेस या हॉस्पिटल वगैरह के आगे पीछे जो प्रोस्टिट्यूट्स करती हुई पाई जाती है अगर कोई महिला, तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है। और इसी कानून की धारा 8 कहती है कि अगर कोई महिला जो प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगी है, अगर वो पब्लिक प्लेस पर लोगों को इसके लिए सेड्यूस करती है, उनको ऑफर करती है, जैसे रेड लाइट एरिया वगैरह में बाहर खड़ी होकर या अपनी खिड़की से लोगों को इसके लिए ऑफर करती है, तो ऐसा करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए धारा 8 के तहत 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और इसके अलावा IPC की धारा 372 और 73 कहती है कि जो लोग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उनके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। तो साथियों, ये तो थे वो कानून जो प्रोस्टिट्यूशन से डील करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या गाइडलाइंस हैं। केस का नाम है बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 2011 का ये मामला था, जिसकी क्रिमिनल अपील पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जारी की है। हॉनेबल मिस्टर जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता में 3 जजों वाली पीठ ने अपना ये फैसला सुनाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वॉलंटरली सेक्स वर्क इलीगल नहीं है। बाकी सभी प्रोफेशंस की तरह CA, डॉक्टर, एडवोकेट्स की तरह ही सेक्स वर्क भी एक पेशा ही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेक्स वर्कर्स को भी बाकी लोगों की तरह इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन ब्रोथल यानी वेश्यालयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इलीगल है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर, चाहे हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस या उसका प्राइवेट प्लेस ही क्यों ना हो, ऐसे ब्रोथल चलाता पाया जाता है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी होगा और उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये साफ कहना है कि ऐसे ब्रोथल पर रेड के दौरान जो मेजर सेक्स वर्कर्स होती हैं, जो अपनी कंसेंट से इस काम पर लगी है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा और न ही पीड़िता मानकर उन्हें अननेसेसरी हरास किया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात भी बताई है कि इन रेड्स के दौरान अगर कोई बच्चा ऐसे ब्रोथल में पाया जाता है तो सिर्फ ये मानकर कि ये बच्चा ट्रैफिक किया गया है, उसे उसकी माँ से सेपरेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट ये कहती है कि ये बच्चा उसका है तो उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और उसके बेस पर ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को लेकर इमीडिएट मेडिको लीगल केयर की भी प्रोविजन बताए हैं, क्योंकि सेक्स वर्कर्स को लेकर हमारे मन में धारणाएं पहले से ही बनी हुई है। लेकिन सेक्स वर्क लीगल तभी होता है जब वो उस महिला की कंसेंट से किया जाता है, और अगर वो प्रोस्टिट्यूट जो महिला है वो कंसेंट ना दे और उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति उससे रिलेशन बनाता है जबरदस्ती, तो ऐसा करने को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध बताया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उस पीड़ित सेक्स वर्कर जो महिला है उसको भी नॉर्मल महिलाओं की तरह ही ट्रीट करके उसकी FIR दर्ज की जाए और उसे इंस्टेंट जो मेडिकल लीगल केयर है वो भी प्रोवाइड किया जाए, उसे अब्यूज या हरास ना किया जाए।
अगली गाइडलाइन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर की डिग्निटी को लेकर इसको प्रोटेक्ट करते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया को यह आदेश दिया है कि वो सेक्स वर्कर की रेस्क्यू ऑपरेशन, रेड या अरेस्ट के दौरान उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि उनको भी राइट है डिग्निटीफुल लाइफ जीने का। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि रेड या रेस्क्यू के बाद जो सेक्स वर्कर्स होती है उनको जो प्रोटेक्टिव होम ITPA के तहत बने हैं उनमें रखा जाता है, तो उनका टाइमली विजिट हो। अगर कोई महिला वहां नहीं रहना चाहती तो उसे तुरंत रिलीज किया जाए, क्योंकि उनका राइट बनता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत। इसके अलावा अपनी इन गाइडलाइंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो जो पुराने लॉ हैं उनमें बदलाव करें और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और साथ ही जो सेक्स वर्कर के रिप्रेजेंटेड है इन दोनों को भी इन्वॉल्व करें। तो साथियों शॉर्ट में समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गाइडलाइंस के दौरान जो सेक्स वर्कर है उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए अपना ये डिसीजन सुनाया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूशन को भी अन्य प्रोफेशंस की तरह ही लीगल प्रोफेशन माना है। लेकिन इससे जुड़ी जो अन्य एक्टिविटीज होती है जैसे ब्रोथल चलाना या फिर पब्लिक प्लेस पर इन सभी चीज को प्रेरित करना या ऑफर करना, इन सभी को इलीगल घोषित किया है। तो साथियों ये राय थी सुप्रीम कोर्ट की इस टॉपिक के बारे में। आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे जुड़ा या अन्य किसी भी टॉपिक से जुड़ी अगर आपकी कोई भी कानूनी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।